नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप विद्यार्थी आप सभी का कवि चौपाल के इस खास कार्यक्रम कवि चौपाल विद कुलदीप विद्यार्थी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कवि चौपाल की परंपरा रही है कि हर बार आपको एक नए साहित्यकार से मिलवाते हैं, हर बार किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जो आपकी बात एक बड़े साहित्यिक पटल पर रखता है, जो हम लोगों की बात, आम लोगों की बात साहित्यिक पटल पर रखता है और देश के तमाम उन राजनेताओं तक अपनी बात पहुंचाता है। आज हमारे साथ देश के बड़े व्यंग्यकार श्री अतुल चतुर्वेदी जी होंगे और हम उनसे आपकी एक ख़ास मुलाकात करवाएंगे। आज हमारे साथ हैं देश के बहुत बड़े व्यंग्यकार श्री अतुल चतुर्वेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, व्यंग्य एक लंबी परंपरा रही है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से चलती है और हिंदी व्यंग्य में कई बड़े नाम आते हैं जो हरिशंकर प्रसाद, शरद जोशी और वो चलकर अतुल चतुर्वेदी जी तक आते हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, व्यंग्य जो परंपरा है जी, उसमें आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? मैं अपने को व्यंग का बहुत छोटा सा विद्यार्थी मानता हूँ। आप कुलदीप विद्यार्थी हैं और मैं व्यंग का विद्यार्थी और मैं कोई गलतफहमी नहीं पालता कि मैं बहुत बड़ा व्यंगकार हूँ। और मेरे को लगता है कि एक लेखक और रचनाकार तब तक ही जिंदा रहता है जब तक वो ये मानता है कि वो सीख रहा है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आप सब सीख चुके, उस दिन आपके विकास की यात्रा रुक जाती है। तो मैं ये नहीं मानता कि मैं सब कुछ सीख चुका। मैं अभी भी बहुत सी चीज़ें सीख रहा हूँ और दिन प्रतिदिन सीखता हूँ। छोटों से भी सीखता हूँ, बड़ों से भी सीखता हूँ, नए से नए व्यक्ति को पढ़ने की कोशिश करता हूँ और फिर उस बात को अपने तरह से कहने की भी कोशिश करता हूँ कि मैं अगर कहूँ तो मेरा एंगल क्या होगा, मैं किस तरह से कहूँगा। देखिए, व्यंग तो बहुत सारे लिखे जा रहे हैं, वर्षों से लिखे जा रहे हैं, लेकिन आज मैं सोचता हूँ व्यंग के विषय बदल चुके हैं। आज युवा पीढ़ी के अंदर जो एक तरीके का तनाव है, उनकी जो समस्याएं हैं और जिस तरीके से हमारे समाज में एक तरीके का यूँ कहना चाहिए कि बनावटीपन व्याप्त हो गया है। हम इलेक्ट्रॉनिक और बाज़ार के गुलाम हो गए हैं और किस तरह राजनीति जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो, आपके मोहल्ले की नाली भी ठीक क्यों ना करानी हो, हर जगह अपना घुसपैठ करती चली आ रही है। तो इन नए विषयों पे व्यंग लिखा जाए, ना कि वही परंपरागत साली और पत्नी और होली और उन्हीं विषयों पे व्यंग लिखे जाएं। तो थोड़ा टॉपिक भी बदलना चाहिए क्योंकि समस्या बदल चुकी है। बिल्कुल सर, जिस प्रकार अंग्रेजी में जिसे हम सटायर कहते हैं और व्यंग्य के साथ एक छोटा सा शब्द जुड़ता है जो अपने आप में पर्याप्त है, हास्य। हास्य और व्यंग की एक लंबी परंपरा हमारे देश में रही है। बिल्कुल। और हमारे देश में ही क्या, पूरे साहित्य जगत में जहाँ जहाँ साहित्य है, जहाँ जहाँ लोग हैं, जहाँ जहाँ भी इंसान रहते हैं जी, वहाँ पर हास्य और व्यंग, क्योंकि हंसना एक इंसान की फितरत है या यूँ कहें कि आवश्यक भी है स्वास्थ्य के लिए, मूल अंग है। जिस प्रकार हमारे हाथ हैं, जिस प्रकार हमारी आँख है, जिस प्रकार हमारा मुँह है, वैसे हमारे जीवन में एक हास्य बहुत बड़ी अनिवार्य अंग माना जाता है। तो हम हास्य और व्यंग को अलग अलग माने या एक माने? देखिए, हास्य और व्यंग को हम अलग अलग तो नहीं मान सकते। मैं ये मानता हूँ कि हास्य और व्यंग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट है। ऐसा नहीं है कि जब आप कोई घटना देखते हैं, कोई आदमी केले के छिलके के ऊपर फिसल जाता है मान लीजिए, तो आपको हंसी छूट जाती है एकदम से। या कोई आदमी जो है उल्टी टोपी लगाए घूम रहा है, या कोई इस तरीके की भावभंगिमा करता है, या उसकी कोई कुटेव है, कोई तकिया कलाम है, तो आपको हंसी आ जाती है। लेकिन व्यंग का काम वहाँ से शुरू होता है जब हम किसी विसंगति पर, हम किसी विषमता पर, किसी अन्याय पर या किसी समाज में किसी तरीके के अनाचार पर जब हम प्रहार करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, या हम किसी चीज़ से तिलमिला उठते हैं, हमारे अंदर आक्रोश पनपता है तुरंत,
तो व्यंग का काम वहाँ से शुरू होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता या ये मानता भी नहीं हूँ कि हास्य व्यंग बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं, वो एक दूसरे के पूरक है, साथ साथ यात्रा करते हैं। हाँ, हास्य रचना का उद्देश्य नहीं होता है, रचना का उद्देश्य तो व्यंग्य होता है। हास्य सिर्फ उस रचना के उस मुकाम तक पहुंचाने में मदद करने वाला एक सहयात्री है। ये यूँ कह सकते हैं कि उसे रोचक बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, पाठक को रचना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, बोझिल ना लगे, ताकि वो रचना बोझिल नहीं हो जाए, इतना सी हास्य की भूमिका है। लेकिन हास्य, शुद्ध हास्य भी लिखे गए, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने के बी सक्सेना ने बहुत सारा शुद्ध हास्य लिखा। आप अगर कुछ हिंदी के व्यंग्य कवियों को, हास्य कवियों को लें, हुल्लड़ मुरादाबादी को लें, शैल चतुर्वेदी को लें, तो उन्होंने बहुत सारा हास्य लिखा है, हास्य कविताएं लिखी हैं। तो हास्य के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि हास्य कोई बहुत त्याज्य चीज़ है। त्याज्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो 9 रस मानेगा उनमें एक हास्य भी एक रस है, ऐसा नहीं है। तो मैं उससे कोई परहेज नहीं कर रहा, और मैं अपनी रचनाओं में कोशिश भी करता हूँ कि कहीं थोड़ा बहुत हास्य का पुट रहे, लेकिन हास्य रचना का उद्देश्य नहीं हो सकता, ये मैं जरूर कहूँगा। तो सर, आपने जब व्यंग लिखना शुरू किया तो आपके दिमाग में कैसे आया ये कि आपको व्यंग लिखना चाहिए? आपने कविताएं भी लिखी हैं जी, आपके 3 कविता संग्रह और 5 व्यंग संग्रह हैं जी, यानी कि कविता के मुकाबले आपके व्यंग संग्रह ज़्यादा हैं। हाँ। तो आपको क्यों लगा कि आपको सिर्फ व्यंग ही लिखना चाहिए? क्यों ना कविता, क्यों ना उपन्यास? अगर आपने जैसे गद्य में लिखा व्यंग, तो गद्य में आप उपन्यास पे भी जा सकते थे, आप कहानी पर भी जा सकते थे, आप यूँ मानिए कि जो रिपोर्टाज होते हैं, निबंध लेखन है, कई सारी परंपराएं हैं हिंदी में, पर आपने व्यंग ही क्यों चुना? देखिए, इसमें मैं आपको कुलदीप जी कुछ बातें अपनी तरफ से स्पष्ट करूं। मूलतः तो मैंने कविता से ही शुरुआत की, और आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सबसे पहले अपने छात्र जीवन में या विद्यार्थी जीवन में होता है, तो सबसे पहले कविता से शुरुआत करता है। तो कविताओं से ही शुरुआत की, और अभी भी मैं ये कहने में मेरे को कोई हिचक नहीं है कि कविता लिख के जो मेरे को सुकून मिलता है, वो आज भी शायद व्यंग लिखने के बाद कम मिलता है। कारण यह है कि कविता आपको एक तरीके से ईश्वरीय साक्षात्कार कराती है। जिस समय आप लिख रहे होते हैं, उस समय आप ऐसी तुरीया अवस्था में होते हैं, मेरे को कहना जी कबीर की भाषा में, जब आप अपने आसपास से सब कट जाते हैं। तो कविता के लिए जो कंसंट्रेशन चाहिए, और दूसरी बात ये कि व्यंग तो लिखा जाता है, लेकिन कविता उतरती है। अच्छा, मैं ये मानता हूँ, कविता उतरती है, वो लिखी नहीं जाती। जैसे गज़ल कही जाती है ना, सुनाई जाती है, लेकिन लिखी नहीं जाती। हम भी कहते हैं मैं गज़ल सुना रहा हूँ, कह रहा हूँ, एक शेर कह रहा हूँ, उस तरीके का आप इसको समझिए। तो कविता ऐसा नहीं कि कविता दुष्यंत ने कहा कि मैं जिसे ओढ़ता बिछा तो हाँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं है, कविता भी मेरा उतना ही प्रिय है मुझको, बल्कि व्यंग से भी ज़्यादा प्रिय है। और आज भी मैं लगातार कविताएं लिखता हूँ, देश भर में छपी भी खूब सारी हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में, चाहे वागर्थ हो, साप्ताहिक हिंदुस्तान हो, समकालीन साहित्य हो, या पत्रिका हो, दैनिक भास्कर हो, सब में कविताएं भी लगातार छपी हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन व्यंग को लिखने के लिए इसलिए विवश होना पड़ा क्योंकि मैंने ये देखा कि जब मैंने परसाई को पढ़ा, मैंने शरद जोशी को पढ़ा, अपने समय में मैंने ज्ञान चतुर्वेदी जी को पढ़ा, या गोपाल चतुर्वेदी को पढ़ा, या प्रेम जन्मेजय को पढ़ा, इन जब बड़े व्यंगकारों को उस समय पढ़ा जब मैं छात्र जीवन में था, तो मेरे को लगा कि यार ये विषय कुछ मेरे को ज़रा हॉन्ट करता है, ज़रा करीब लगता है। तो मैंने कुछ उसमें लिखना शुरुआत की। कुछ आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा पारिवारिक जो संस्कार भी कह सकते हैं। आमतौर पे जो चतुर्वेदी लोग हैं वो व्यंग लिखने, हमारे परिवारों में, चतुर्वेदियों के परिवारों में, चौबों के परिवार में व्यंग की, हंसी मजाक की बहुत लंबी परंपरा है ना। और आप अगर इसको पीछे से उठाएं तो डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी से अगर आप शुरू करें, शैल चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी, गोपाल चतुर्वेदी और ओंकारनाथ चतुर्वेदी हमारे शहर में, और उसी परंपरा में आप मेरे को भी जोड़ें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हमारा पारिवारिक ये कुनबे का काम हो गया है, यूँ मान लें, एक तरीके की एक शैली और परंपरा हो गई है। तो एक तो ये भी बात है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से समाज में मैं देख रहा हूँ कि स्थितियाँ विचित्र होती चली आ रही हैं। एक आदमी जो ईमानदार है वो बिल्कुल हाशिए पर रह जाता है। आप देखते हैं कि एक जो सही काम करने वाला है उसको सब नकार देते हैं, और भ्रष्ट लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं, एक इस तरीके की जो विसंगतियां हमें दिखाई पड़ती हैं, और ये देखने को मिलता है कि हम बातें तो करते हैं कि भाई हम बहुत पढ़ लिख गए हैं और बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन जैसे बिल्ली रास्ता काटती है हम तुरंत रुक जाते हैं। तो आप ये जो जीवन में दोहरा चरित्र आ गया है,
ये जो मैंने को कहना चाहिए एक तरीके के जो डुप्लीकेट कैरेक्टर हमारे अंदर आ गया है। हम बातें करते हैं विज्ञान की, लेकिन छींक आते ही तो हम तुरंत अपना काम स्थगित कर देते हैं, यात्रा स्थगित कर देते हैं। तो ये जो बातें हैं, तो मेरे को लगा कि ये जो छद्म है जीवन का, इसको अगर कोई बेनकाब कर सकता है तो व्यंग कर सकता है। तो इसलिए फिर मैंने व्यंग की तरफ कुछ, पहले तो मैं घर पे अपने लिखता था रजिस्टरों में, फिर कुछ मैंने फादर को सुनाया। मेरे पिताजी जो थे वो बहुत अच्छे साहित्य के पारखी थे, तो मेरी प्रथम रचनाओं के अधिकतर पाठक या श्रोता वही हुआ करते थे। तो वो इसमें बताते थे इसमें ये इम्प्रूवमेंट कर, वो कर। तो उनको साहित्य का शौक़ भी था अपने ज़माने में। उनने बहुत सारे बड़े लेखकों को रूबरू, जैसे निराला को, दिनकर को, प्रोग्रामों के अंदर, कार्यक्रमों के अंदर, कई सम्मेलनों में सुना। तो उनको एक रुचि थी, तो उन्होंने कहा यार तू व्यंग में अच्छा लिख सकता है, अच्छा लिख रहा है तू। तो फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके उस समय राजस्थान पत्रिका के रविवारी प्रशिष्ट में रचना भेजी, और वो एक व्यंग छपा जिसका शीर्षक था 93-94 की बात है, आओ जुगाड़ करें। वो व्यंग जुगाड़ करें, हाँ जुगाड़ करें, मतलब नाम में ही हास्य है। तो वो उस तरह से वो मेरी एक शुरुआत हुई, हौसला बढ़ा। और एक समय ऐसा भी आया कि मतलब मेरे रविवारी पत्रिका में लगातार 3 रविवार तक उसमें व्यंग छपे, और आप देखिए उस हौसला और बढ़ गया, और हौसला और बढ़ गया। उस समय मेरे दाएं हाथ का फ्रैक्चर हो रहा था, तो एक शादी थी हमारे मित्र महेंद्र के बेटे की, तो वहाँ पर मेरा पारिवारिक संबंध है, तो मैं को जाना जरूरी था, तो मैं प्लास्टर लग रहा था, फिर भी शादी में गया। तो लोगों ने कहा यार आपको प्लास्टर लग रहा है क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोले राइट हैंड से? मैंने कहा हाँ। तो बोले यार आपके तो रोज व्यंग छप रहे, क्या बात है? मैंने कहा नहीं, वो तो मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल, तो इस तरीके से मैंने बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दी, और मैं बाएं हाथ से लिखता था। वो जमाने कंप्यूटर, अब दोनों हाथों से लिख सकते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि व्यंग मेरे लिए बाएं दाएं दोनों हाथ का काम। बिल्कुल सर, जैसा कि हमने लगभग व्यंग पढ़े हैं, भोलाराम का जीव भी एक जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, या फिर हमारे नौकरशाही पर व्यंग हैं। इसी प्रकार राजनीति पर भी कई सारे व्यंग हमारे देश में। अंगद गवाहों भी लगभग इसी प्रकार का व्यंग है, जो व्यवस्था से परेशान है लोग। तो व्यवस्थाओं पर और शासन पर कई व्यंग किए गए हैं। नेताओं के भाषणों पर व्यंग छप जाते हैं कई बार। तो ये राजनीति पर ही, क्या राजनीति के इतर कोई व्यंग नहीं है, या हमारी राजनीति ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि उन पर व्यंग लिखे जाए? नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। मैं आपको मतलब बताऊं कि ऐसा नहीं है, राजनीति के इतर भी बहुत सारे व्यंग हैं। और आप देखें दंगे में मुर्गा, ज्ञान चतुर्वेदी जी का बड़ा प्रसिद्ध व्यंग है। वो जो सांप्रदायिक स्थितियां हैं उसके ऊपर एक व्यंग है। आप उनका उपन्यास पढ़ें बारहमासी, वो एक कस्बाई जीवन में और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में किस तरीके की हालात हैं, कैसे लोभ हैं, कैसे लालच हैं, किस तरीके से लोग वहाँ पर संबंधों की छीजत हो रही है, और एक आर्थिक दुष्चक्र किस तरीके से उनके आपस के व्यवहार को तोड़ देता है, उनके मनोबल को तोड़ देता है, और क्या छोटी छोटी वहाँ के लोगों की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको लेकर लिखा गया एक पूरा उपन्यास है। तो ऐसा नहीं कि राजनीति पर ही लिखा जा रहा है, मैं एक ये बात आपको स्पष्ट करूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो अखबारी व्यंग है, अखबारों में जो व्यंग आ रहे हैं, वो उनका लगभग 70-60% जो हिस्सा है वो राजनीति पर ही केंद्रित होता है। सर, जैसे कि वो उनकी अनिवार्यता है। भारतेंदु ने भी व्यंग लिखे जी, जैसे उनका अंधेर नगरी चौपट राजा है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत दुर्दशा है, बंदर सभा है, बंदर सभा है। ये सारी चीजें जो हैं, ये देखा जाए तो राजनीतिक अंधेर नगरी स्पष्ट एक राजा के ऊपर व्यंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीति पे व्यंग नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, लिखे भी जा रहे हैं, और इसलिए ज़्यादा लिखे जा रहे हैं। एक और मैं बात स्पष्ट करूं कि राजनीति ने हमारे जनजीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। आज कोई भी काम, मैंने जैसे पहले भी कहा था, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, आम जीवन, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ठेके, स्कूलों में एडमिशन और सड़क पे सफाई से लेकर सारे काम ऐसे हैं जो बिना पॉलिटिकल अप्रोच के आप नहीं करा पा रहे। तो राजनीति ने अपने पैर इतने पसार दिए हैं कि आप कोरोना की तरह फैल चुकी है, उसका सब तरफ दुष्प्रभाव है। तो निश्चित रूप से राजनीति के ऊपर प्रहार किया जाएगा। एक बात तो ये भी है, और दूसरी बात ये भी है कि अखबारों का जहाँ तक मामला है, तो मैं देखता हूँ कि नेता जो भी बयान देते हैं, हास्यास्पद बयान दे देते हैं, कभी इस तरीके की मूर्खतापूर्ण टिप्पणियाँ कर देते हैं, और उसको लेके विषय तुरंत दूसरे दिन अखबार में व्यंग दिख जाता है। तो ये अखबारों की एक ज़रूरत है कि उनको
पॉलिटिकल जो कवरेज आप देखें ना, अखबार उठा के देख लीजिए, अखबार में मैं सोचता हूँ 60% जो अखबार है, 2/3 अखबार वो राजनीतिक खबरों से भरा रहता है या अपराध से भरा रहता है। उसमें जो संपादकीय है उसका एक ही पेज है, रचनात्मक चीज़ों के लिए बहुत कम पेज है, साहित्य बिल्कुल हाशिए पे चला गया है। और जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप मानिए आप बुक लॉन्च कर रहे हैं या आप कोई रक्तदान कर रहे हैं, उसकी खबर एक छोटे से कॉलम में जरा से में आ जाएगी। तो राजनीति इतनी हावी हो चुकी है अखबारों में और जनजीवन में, हमें ये कहना चाहिए कि वो मजबूरन उनको पेट भरने के लिए, उसका पेट भरने के लिए पाठकों की रुचि के हिसाब से कहीं भी दो आदमी आप देख लीजिए रेल में बैठे हुए यात्रा करें, राजनीतिक चर्चा चालू हो जाती है। आप देखें प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए तो भी राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। स्कूलों में आप देख लें, फ्री टाइम में 2 अध्यापक बैठे हैं, वो राजनीतिक चर्चा। तो मैं ये मानता हूँ कि राजनीति के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो बहुत ज़्यादा केंद्र में है, वो बहुत ज़्यादा मनुष्य को प्रभावित कर रही है। शायद इस वजह से और विशेष रूप से ऐसे देशों में जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वहाँ राजनीति ने बहुत प्रभावित किया लोगों को। तो इस वजह से भी अच्छा, फिर जो राजनेता निर्णय लेता है उससे भी दूर तक आम आदमी प्रभावित होता है। मान लीजिए जैसे नोटबंदी हुई, उससे कितने लोगों को उसके प्रभाव दुष्प्रभाव जो भी है सब झेलने पड़े, तो कैसे आप राजनीति को हाशिए पे कर देंगे? तो ये भी एक कारण है। तो इस वजह से भी राजनीति पे ज़्यादा लिखा जा रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर वो राजनीति पे व्यंग लिखते हैं तो वो तात्कालिक टिप्पणी नहीं होना चाहिए। वो राजनीति पे जो व्यंग लिख रहे हैं, वो आज स्टेटमेंट जो लिया उसको उड़ा के कल व्यंग लिख दिया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। उसको डाइजेस्ट करें, उसकी दुष्प्रवृत्तियों को देखें, उसकी प्रवृत्ति पे प्रहार करें, ना कि किसी व्यक्तिगत नेता पर या किसी व्यक्ति का कैरिकेचर बना के उसके ऊपर आलोचना प्रत्यालोचना करें। उससे कोई हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि नेता तो आज कल चल जाएगा। हाँ, उसकी जो गलत प्रवृत्ति कुछ है उस पर प्रभाव करें, व्यक्ति पे नहीं करें। मैं मानता हूँ कि उसकी गलत आदतों पर प्रहार करें। बिल्कुल जी। जैसा कि आपका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ है जी, लेकिन आपका जो बचपन है, हाँ, जो आपकी जवानी है, हाँ, और जो आपकी ये लगभग अब अधेड़ अवस्था माना, अधेड़ अवस्था माने 55 से 60 वर्ष के बीच का जो समय है, जी, इसमें भी आप हाड़ौती की धरा पर हैं। बिल्कुल। हाड़ौती में भी एक व्यंग्य की लंबी परंपरा रही है, वो कविताओं में माने या फिर आप यूँ मानिए कि गद्य में है या पद्य में है, हर एक, और वो मंची कविताएं हो या फिर जो हमारे साहित्यिक कविताएं हैं, जो जिन्हें हम साहित्य कविताएं मानते हैं, वो सब इसमें आती हैं। तो आपने सब चीज़ों को देखा है एक लंबे समय में। तो आप इस परंपरा में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि वो दर्शकों को कैसे पता लगे कि हाड़ौती में ये है परंपराएं रही? देखिए, हाड़ौती में व्यंग की एक सुदीर्घ परंपरा है। व्यंग कविता की तो बड़ी पुष्ट परंपरा है, बल्कि मैं कहूँगा, लेकिन मैं उसको शुद्ध रूप से व्यंग ना कह के मैं हास्य व्यंग कविता कहूँगा। और उस कविता में हमारे पास बड़े नाम हैं। हमारे पास दुर्गादान सिंह, हमारे पास धन्नालाल जी सुमन थे, हमारे पास विश्वामित्र दादीच हैं, हमारे पास इस तरह की कविता लिखने वाले लोगों में देशबंधु दादीच हैं, बाबू बंजारा हैं, बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने इस तरीके की, मुकुट मणिराज ने भी बल्कि कुछ कविताएं हास्य व्यंग के विषय लेकर लिखी होंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाड़ौती में जो हाड़ौती भाषा की जो कविता है वो सिर्फ मंच तक सीमित रही है। उसका अगर आप देखें रूपांतरण गद्य में बहुत कम हुआ है, ऐसा नहीं है। गद्य व्यंग की अगर बात करें हाड़ौती में, तो कुछ लोगों ने कलम चलाई, बहुत छुटपुट कलम चलाई होगी, जैसे कि अंबिकादित्य जी ने कुछ व्यंग लिखे होंगे, लेकिन कुछ एक व्यंग शायद कभी ओमनागर ने लिखे होंगे। एक चुगली की गुगली करके एक हाड़ौती में संग्रह आया शरद उपाध्याय का हाड़ौती में, और अतुल कनक जी के कुछ आए। तो बहुत बहुत क्षीण सी परंपरा है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये कि हाड़ौती भाषा में गद्य व्यंग बहुत कम लिखे गए हैं। अधिकतर पद्य व्यंग, पद्य कवि मतलब यानी कि कविता, व्यंग हास्य की कविता ज़्यादा लिखी गई है, और उसका भी केंद्र अधिकतर वो मंच रहा है। लेकिन अगर आप हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी की एक समृद्ध परंपरा हाड़ौती में दिखती है। और इसमें आप अगर देखें तो जगदीश विमल गुलकंद का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। उनकी बहुत सारी व्यंग्य कविताएं, हास्य कविताएं थीं, और जिसमें व्यंग भी था, हास्य भी था। वो कई अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों के मंच पर गए और उन्होंने पढ़ा, उनकी पुस्तक भी आई और उसमें भी उनकी कुछ कविताएं रहीं। और अगर आप उसमें देखें तो आज के जो कवि हैं उनमें भी ये परंपरा दिखाई पड़ती है। और अगर आप गद्य व्यंग की बात करें तो एक बड़ा लंबा आपको इसमें वो दिखाई पड़ेगा। कुछ व्यंग जैसे श्री नंदन चतुर्वेदी ने लिखे, कुछ व्यंग त्रिभुवननाथ चतुर्वेदी जी ने लिखे। ओंकारनाथ चतुर्वेदी हमारे व्यंग के बड़े हस्ताक्षर हैं, जिनके 10 व्यंग संग्रह आए हिंदी में,
और व्यंग शतक यानी कि एक पुस्तक उनका पूरा ग्रंथ महाग्रंथ जैसा आया। और आज शरद हैं, अतुल कनक हैं, मैं हूँ, और अंबिका दत्त जी हैं, शरद तेलंग हैं, छुटपुट एक आध कुछ व्यंग रामनारायण हल्दर ने भी लिखे, हालांकि वे ज़्यादा इसको कंटिन्यू नहीं रख पाए, लेकिन उनने भी लिखे। भगवती प्रसाद जी गौतम का नाम मैं लेना चाहूँगा, उनने भी कुछ छुटपुट व्यंग लिखे। तो हिंदी में जो गद्य व्यंग लिखने की परंपरा है हाड़ौती में, वो ज़्यादा पुष्ट है और वो ज़्यादा उजली है, और उस पर अभी भी लगातार काम हो रहा है। यानी कि अभी भी राष्ट्रीय स्तर पे कुछ जैसे शरद, मैं, अतुल कनक ऐसे लोग हैं जो लगातार लिख रहे हैं। तो सर ये मतलब हमारे जैसे कि जो कवि चौपाल के जो श्रोता हैं, हाँ, जो कवि चौपाल के दर्शक हैं, वो मूलतः युवा हैं जी, और नए लेखक हैं जो नए लिख रहे हैं। जी। हम आगे चलते हुए बात करते हैं जी। रुपेश भाई आप चलिएगा आगे, हम आगे चलते हुए इस बारे में बात करते हैं। जी। युवाओं के बारे में मैं मूलतः बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। जो युवा पीढ़ी हमारी लिख रही है जी, उन्हें हम क्या क्या सुझाव आप दे सकते हैं कि ताकि वो एक बेहतरीन लेखक बन सकें? देखिए, एक बेहतरीन बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका, साहित्य का। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात है कि युवाओं को खूब पढ़ना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, एक व्यंग्यकार को सिर्फ व्यंग की पुस्तकें ही नहीं पढ़नी है, वो तो पढ़नी ही है, वो तो उसका कंपलसरी सिलेबस है, लेकिन उसका ऐच्छिक सब्जेक्ट भी है। वो क्या है? उसको अपनी समकालीन कविता को भी पढ़ना चाहिए, उसको कहानी भी पढ़नी चाहिए, उसे अखबार भी ढंग से पढ़ना चाहिए, और अखबार पढ़ते समय वो तीसरी आंख खुली रहनी चाहिए उसकी, जो विवेक की आंख है, जो अंतर समझे कि कहाँ विसंगति है। उसको अपने आसपास के परिवेश को भी बड़े ध्यान से देखना चाहिए। तो जितना ज़्यादा स्टडी आप करेंगे उतना ज़्यादा व्यंग के विषय आपको मिलेंगे। बिल्कुल। आज व्यंग के विषयों का कोई टोटा नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप महिला संगीत के ऊपर व्यंग लिख सकते हैं, जिस तरीके की महिला संगीत ने रूप ले लिया है आजकल शादियों में कि वो डीजे पे बजा देते हैं, वो उस पर भी व्यंग लिख सकते हैं। आप ब्रेकअप के ऊपर भी व्यंग लिख सकते हैं। आप मोबाइल का जो एक मोह संसार है उस पर भी व्यंग लिख सकते हैं। आर्थिक जो स्थितियां हैं और जिस तरीके से एक मनुष्य जीडीपी और प्राइस इंडेक्स इन सब चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, उस पर भी व्यंग लिख सकते हैं। आप मनुष्य के अंदर किस तरह दोगले आचरण हैं, कैसे लोग आत्ममोह से ग्रस्त हैं, बार बार अपनी डीपी बदलते रहते हैं, बार बार अपने फोटो डालते रहते हैं और उसी में उलझे हुए हैं, बस वही उनका संसार है क्या। तो इस पर भी व्यंग लिख सकते हैं। तो टॉपिक की कमी नहीं है, परंतु आप खूब पढ़ें, आँख नाक कान खुले रखें, अपने को दुराग्रह से मुक्त रखें। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहूँगा कि अपने कुछ रचनाएं अगर छप भी जाएँ तो अपने को बहुत ज़्यादा ये ना मान लें कि भाई मैं तो अब पूर्ण हो गया। एक प्यास जो है निरंतर वो चलती रहनी चाहिए, भूख बाकी रहनी चाहिए। आज आप देख सकते हैं 76-77 साल में अमिताभ बच्चन इज स्टिल डूइंग फिल्में, वो फिल्में भी कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी कलाकार, साहित्यकार या लेखक के अंदर उसकी इच्छा शक्ति और प्यास या मर जाती है तो फिर उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो हमारे युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, पहली बात खूब लिखें, खूब पढ़ें, खूब अभ्यास करें और लगातार सीखने की प्रक्रिया में रहें और उसके विषय और शिल्प को बदलते रहें। जैसे मैंने बहुत से व्यंग लिखे हैं, मैंने कोई पत्र शैली में लिखा, कोई मैंने संवाद शैली में लिखा, कोई निबंध में लिखा, कुछ व्यंग लघु कथाएं भी लिखी, और पिछले दिनों लॉकडाउन पे मैंने लिखी, पिछले दिनों मास्क के ऊपर मैंने व्यंग लिखे कि दो मास्क बैठे हुए वो क्या बातें कर रहे हैं आपस में। तो इसके ऊपर दैनिक जागरण ने उसको छापा। तो कहने का तात्पर्य है कि विषयों को वो सिलेक्ट करें, किस तरह के विषय हो सकते हैं, नए नए विषयों को खोजें और लगातार अपने को मांझने की कोशिश करें। सर, सन्नाटे की डायरी आपका एक लंबी सीरीज भास्कर में थी, भास्कर में छपी और लगभग 1 महीने तक वो चली। हाँ, 1 महीने लगभग चली वो। तो कैसे आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि सन्नाटे की डायरी, मतलब वाकई में सड़कें सुनसान थी, सब कुछ था, लेकिन आपके दिमाग में कैसे आया कि यहाँ से एक व्यंग निकाला जा सकता है? वो ऐसा था कि मैं उसको व्यंग तो नहीं कहूँगा, वो एक रिपोर्टाज किस्म का है। अच्छा। एक डायरी है। और हुआ ये कि मैंने महसूस किया लॉकडाउन में मनुष्य बिल्कुल एक तरीके से ऐसी परिस्थितियों में फंस गया था जो उन लोगों ने अपने जीवन काल में कभी देखी नहीं थी। हमारे बुजुर्गों ने कभी नहीं देखी थी कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि घर के अंदर बंद हो जाना पड़ेगा। एक तरीके की नज़रबंदी जैसी स्थिति हो गई, और वो भी एक छोटे से विषाणु से, वायरस से। आप देखिए पूरा जीवन चक्र ठहर गया। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जो थे, लोग जो थे घर के अंदर, वो मैंने देखा कि वो अपने को बड़ा अकेला और असहाय अनुभव कर रहे थे। वो बल्कि कुछ लोग अपने को फ्रस्ट्रेशन और अवसाद की स्थिति में भी अनुभव कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि
इस मौन को और तोड़ना चाहिए। बिल्कुल। हमें ये वो समय है। अच्छा, लोगों के पास समय भी खूब था, अखबार पूरा दिन भर लोग पढ़ते थे, ऊपर प्रसार संख्या से पढ़ते थे और नीचे पीछे संपादकीय पते तक पढ़ते थे। एक अखबार होता था और वो घर में सब पढ़े जा रहे थे, सब उसको छीना झपटी मची रहती थी। तो मेरे पास एक अनुकूल अवसर था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बहाने अपने शहर की एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और एक सामाजिक यात्रा की जाए। तो मैंने उस शहर के साहित्य को, इस शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों को, पुराने नाटक, पुराने रंगमंच, पुराने साहित्यकार, खेल की गतिविधियाँ और ऐतिहासिक लाल बुर्ज से लेके आपका लकी बुर्ज से लेके सारी चीज़ों को खंगालना शुरू किया। 1857 की क्रांति में जो कोटा का बहुत बड़ी भूमिका रही, उसको हमारी युवा पीढ़ी नहीं जानती है। तो आप मानेंगे नहीं, वो सन्नाटे की डायरी इतनी लोकप्रिय हुई कि वो विदेशों में लोगों ने उसकी कटिंग भेजी, अपने जो उनके रिलेटिव कोटा से रिलेटेड रहते थे उनको वहाँ पर भेजी और वहाँ से पत्र आए। बल्कि कई बुजुर्ग लोग मेरे को रोज नए 2-4-10 पाठकों के फ़ोन आते थे, वो ढूंढ के भास्कर से नंबर लेके मेरे को फ़ोन करते। अभी हाल में एक दुर्गा शंकर जी दया पवार साहब का निधन हुआ, 82 साल के रनर थे, बहुत अच्छे। वो रोज़ पढ़ते थे और रोज़ मेरे को फ़ोन करते थे। एक ऐसे एक स्टोन वाले थे, विनीत स्टोन वाले, वो मेरे को डेली फ़ोन करते थे। तो कई मित्रों के फ़ोन आए और उनको ने कहा कि आपने ना एक तरीके की किताब, पूरी एक सांस्कृतिक यात्रा कर दी पूरे शहर की। और जो युवा लोग थे उनको तो पता ही नहीं था कि हमारा ये वैभव है, उनको ये पता ही नहीं था कि यहाँ पर बाटन की कब्र है, किस तरीके से रेजिडेंसी में विद्रोह हुआ, कैसे यहाँ पर उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनको कुछ भी नहीं पता था अपने शहर के बारे में। तो मैंने वो चीज़ें लिखना शुरू किया। मैंने कुलियों की पीड़ा भी उसमें लिखी, फूल वालों की। एक लॉकडाउन हो गया, अब वो जो छोटा सा एक बेचारा दुकानदार है जो लॉकडाउन में रोज़ फूल बेचता था, वो जो ट्रेनें बंद हो गई, जो कुली रोज़ 200-300 रुपये कमाता था, उसकी क्या स्थिति है। एक साहित्यकार के नज़रिए से हमारी संवेदनशीलता का सरोकार उससे भी होना चाहिए। तो मैंने उनको भी उसमें रेखांकित करने की कोशिश की। और मैं सोचता हूँ कि बस हंसी हंसी में ही कहिए या यूँ कहिए कि चलते चलते वो कारवां बड़ा हो गया और एक बड़ा सफ़र तय हो गया। ये एक चांस की बात है। सर, जैसा कि आपने कई सारे व्यंग लिखे हैं और उन व्यंगों में से एक व्यंग हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, एक मेरा व्यंग संग्रह है, सपनों के सहारे देश। ये व्यंग संग्रह 2016 में आया था और इसको उसी वर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी भवन, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का संस्थान है, वहाँ से राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित पुरस्कार था, परसाई पुरस्कार। हाँ, बिल्कुल, वो मिला था 50,000 रुपये का। तो उस संग्रह में एक व्यंग है, हम भी हैं विकास की राह में। अच्छा। और ये जो व्यंग मैंने इसलिए चुना क्योंकि जो हमारा शहर है उसकी भी कई विशेषताओं को इसमें मैंने रेखांकित किया है। ऐसा मत समझिए कि बड़े शहरों में जो होता है वो हमारे शहर में नहीं होता। हमारे शहर में भी मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स का काम हो जाता है। हमारे शहर में भी जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमारे शहर में भी वो बीमारियां स्वाइन फ्लू और डेंगू हैं। हमारे शहर में भी अतिक्रमण के वही हालात हैं। तो आप ये मत समझिए गलती से कि मेरा शहर कम आबादी का शहर है, छोटा शहर है, तो उसमें मेट्रोपॉलिटन शहर के चरित्र नहीं है, सारे वो मौजूद हैं। उस भावभूमि को लेकर ही व्यंग है। देखिएगा, अभी कल ही अखबार में खबर पड़ी कि स्वाइन फ्लू का पहला रोगी आखिर हमारे शहर में भी मिल गया। अच्छा। सच मानिए, दिल को इतनी तसल्ली मिली कि शब्दों में बयां करना संभव है। चलो, दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल तो बचे, वरना हीनता बोझ से मैं मरा जा रहा था। रोज अखबारों में समाचार छप रहे थे कि फला शहर में स्वाइन फ्लू के इतने रोगी मिले, फला में डेंगू के उतने मिले, लेकिन हमारे शहर का कहीं नामो निशान नहीं। क्या गर्व करें हम अपने शहर के विकास पर? क्या करें इसकी तुलना महानगरों से? एक भी महानगरीय लक्षण नहीं। न चलती गाड़ी में बलात्कार हो रहा है, न फुटपाथ पे सोए हुए लोगों पे पहिया मर्दन हो रहा है, न क्लब या बार में गोली कांड हो रहा है, ऊपर से सपना महानगर बनने का। अरे वाह, क्या! अरे महानगर कहलाने का इतना शौक रखते हो तो उतना बड़ा सीना भी रखो जख्म खाने का। कोई यूं ही सेत मेत में महानगर नहीं बन जाता, कितना कुछ पचाना पड़ता है। उसके लिए कितने खून और कितने अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं।
संवेदनाओं की भ्रूण हत्या करने के लिए कितनी मोटी खाल पहननी पड़ती है। बिल्कुल। तब जाके अथक बलिदानों के बाद किसी महानगर का निर्माण हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। चाहते सब हैं कि शहर को महानगर की सुविधाएं दी जाएं, लेकिन ढर्रा वही कस्बाई मानसिकता, वही गमई, आज भी उत्सव मनाने के वही पुराने तरीके, मेले, प्रदर्शनी, हाट। अरे थोड़ा तो ऊपर उठो भाई, कार्निवाल लगाओ, मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन करो, तभी तो महान कहलाओगे। वही सकरे बाजार, अड़ियल गाय भैंसे, कतारबद्ध चलते हुए सुअर, जवाबी कव्वाली करते हुए कुत्ते, तंग गलियां और उनमें मोल तोल को लेकर सब्जी वाले से अड़े हुए ग्राहक। तुम क्या खाक महानगर का चरित्र अपनाओगे? 100 रुपये कार पार्किंग के देने पे तो तुमको रात भर नींद नहीं आती। एक्सीलेटर पे चढ़ते उतरते समय तुम्हारा बीपी लो हो जाता है। एसी की हवा खाकर मॉल में खाली हाथ लौट आते हो। 10 रुपये की चीज़ 50 में लेते समय 75 बार सोचते हो। एक मॉल को नहीं झेल पा रहे और ख्वाब पाला है महानगर बनने का। वाह। महानगर बनने के लिए सोच विस्तृत रखनी पड़ती है। इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना पड़ता। प्रगति चाहते हो तो नज़रिया बदलो। प्रगति कोई जंगली घास नहीं है जो घर के लॉन में उगाएगी। वो तो अमेरिकन घास है जो वहीं के रास्ते से उसी संस्कृति के कारपेट पे चलती हुई तुम्हारे घर तक आएगी। वाह। देशी और खांटी अंदाज को बदलना होगा। वीरता और प्रेम के मध्यकालीन तरीके अपनाते हुए तुम कतई महानगर नहीं बन सकते। चाकूबाजी तलवारबाजी से ऊपर उठो। देशी कट्टे और बम वगैरह की सोचो। पार्क में सस्ते पॉपकॉर्न खिलाने और मुंह पर डाटा बांध के घूमने से प्रेम का निर्वहन नहीं होगा। प्रेम प्रकटन के नए तरीके अपनाओ। रेस्तरां, प्राइवेट केबिन, पार्लर, इन सब में जाओ। बिल्कुल। आखिर वहाँ मुंह खोल के जाओ। मुंह छुपाने वाले काम ही क्यों करते हो? महानगरी चरित्र तो तभी आएगा। शहर का यद्यपि कुछ आस बंधी है इस दिशा में। मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हम भी होंगे विकसित और हमारा कोटा भी होगा महानगरों की श्रेणी में। पिछले दिनों जब देश में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, हम गहरे सदमे में थे। अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, लखनऊ सब सुर्खियों में थे, लेकिन हमारे शहर का कोई जिक्र नहीं। हाय, क्या यही दिन देखने को जिंदा थे हम? क्या हमारे नगर में धरती वीरों से खाली हो गई? लेकिन साहब, राहत की सांस जब मिली, जब एक दिन मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी कि एक मुख्य आतंकवादी हमारे शहर में कुछ महीनों रह के चला गया था और उसने षड्यंत्र की रूपरेखा भी यहीं बैठकर बनाई थी। चलो, हम धन्य हुए। हमारा शहर देश के किसी काम तो आ सका। अरे अच्छा ही नहीं तो बुराई में ही सही, योगदान तो योगदान है। अब आप उसको नकारते हैं तो ये आपकी कृतज्ञता है। हमें पता चला कि बड़े शहरों में लोग बड़ी बीमारियों से मरते हैं, जैसे एड्स से, डेंगू से, हेपेटाइटिस बी से, कोरोना से। हमारे शहर के लोग अभी वही मलेरिया, कैंसर, टीबी से मर मर के शहर की मजबूत स्वास्थ्य सेवा की इज्जत खराब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी हमारी ऊपर वाले ने सुनी और एड्स का एक रोगी हमारे शहर में आखिरकार मिल ही गया। ना केवल रोगी मिला, बल्कि बाद में तो HIV पॉजिटिव वालों की लाइन लग गई। अब हमको लग रहा है कि हम भी खड़े हैं विकास की राह में। वैसे आप भी चाहें तो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यही कमोबेश कहानी हर किसी छोटे बड़े शहर की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ देश के जाने माने व्यंग्यकार श्री अतुल चतुर्वेदी। सर, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं से ये आग्रह करें, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिन्होंने भी ये कार्यक्रम जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो शेयर करें, इसको शेयर करें, इसकी जो है सब्सक्राइब करें इस चैनल को हमारे, और इसकी जो घंटी है वो बजा के हमारे दिलों की भी घंटी बजाएं। क्योंकि आप तो जानते हैं कि आजकल तो वो गाना था ना, वो घंटी वाला, कौन सा, तूने मारी घंटियाँ, तूने हमारी एंट्रियाँ, तूने मारी एंटियाँ और दिल में बजी घंटियाँ। तो आप एंट्री मारिए इस चैनल पे और हमारे दिल की घंटियों को बजाइए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे देश के जाने माने व्यंग्यकार श्री अतुल चतुर्वेदी जी। दोस्तों, आप हमारा चैनल देखते रहिए। आपको और भी साहित्य गतिविधियां इस चैनल पर मिलती रहेंगी। कविताएं हो, गद्य लेखन की परंपरा हो, हर क्षेत्र में कवि चौपाल सबसे अग्रणी रहा है और आगे भी अग्रणी रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।